नमस्कार। यूनिक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबों का मैं भारती भारद्वाज बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल हम लोगों ने बातचीत की थी कि नागरिकता को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले वैसे प्रावधान जो कि हमारे संविधान से संबंधित थे। तो कल हम लोगों ने कई आर्टिकल्स देखे, आर्टिकल 5 to 11 जो कि भाग 2 में रखे गए हैं, उनमें नागरिकता संबंधी ही प्रावधान है। आज हम लोग कुछ ऐसे विषयों पर दृष्टिपात करेंगे जो कि संविधान के आर्टिकल्स में तो नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और उनका जुड़ाव नागरिकता से संबंधित विषयों से ही है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले कि नागरिकता के विषय में क्या क्या प्रावधान हमारे यहाँ है और नागरिकता कितने टाइप की हमारे देश में जुड़ी हुई नागरिकता है। पहले तो हम लोग देख लिए कि एकल नागरिकता हमारे देश में प्रचलित है और उस एकल नागरिकता की ये विशेषता है कि भारत का नागरिक केवल भारत का नागरिक होगा, यानी भारत के साथ साथ आप अन्य देशों की नागरिकता नहीं रख सकते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मूल रूप से भारत के हैं, यानी उनके पूर्वज या उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी या उनमें से कोई एक भारत का है और वो भारत से काफी जुड़ाव रखते हैं। भारत बार बार भ्रमण के लिए आते हैं, चाहते हैं कि उनके सहयोग से भारत का भी विकास हो और वो यहाँ पैसा भी लगाए। खासकर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कई लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, केवल पैसा कमाने के लिए ही नहीं बल्कि उनका दिल से रिश्ता है हमारे साथ, एक तरह से खून का रिश्ता है हमारे देश के साथ। तो उस स्थिति में अगर उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाती तो निश्चित रूप से इनका मार्ग बिल्कुल प्रशस्त रहता भारत आने के लिए, भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मूल रूप से सरकार का तो यही उद्देश्य था कि इन्वेस्टमेंट को भारत में इनवाइट करने के लिए ऐसे लोगों को सुविधाएं देकर भारत के साथ जोड़ा जाए जो हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करे। इसी उद्देश्य से 2005 में एक केंद्र सरकार की जो योजना थी वो शुरू की गई, जिसके तहत समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता का कॉन्सेप्ट लाया गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज मतलब जो समुद्र पार में भारतीय रहते हैं उनके लिए। तो यूरोप के कई देशों और कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि दक्षिण अफ्रीका या हमारे पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं ग्लोब में, उन सबों के साथ एक लंबी फहरिस्त है वैसे देशों की जहां के लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक हैं और वो भारतीय मूल से हैं। उन्हें कई सुविधाएं देने का प्रावधान सन 2005 में किया गया, जिसके तहत बहुत सारी चीजें उन लोगों को यहाँ दी गई। जैसे भारत आने के लिए मल्टीपल एंट्री, बहु प्रवेश, आजीवन उनको सुविधा या वीजा देकर ये सुविधा दी गई। यानी ऐसे लोग जो भारत मूल के थे उन लोगों को, भले वो दूसरे देश के अब हो गए हैं, भारत आने के लिए उनके प्रवेश को बहुप्रवेशीय आजीवन वीजा के साथ जोड़ दिया गया। दूसरी चीज कि पंजीकरण से उन लोगों को छूट दी गई। भारत में कितने भी समय तक वो यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहने पर उन्हें स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती थी। साथ ही साथ उनको बैंकिंग के क्षेत्र में और संपत्ति खरीदने के मामले में भी काफी छूट मिली। उन्हें भारत में गैर कृषि संपत्ति खरीदने पर पूरी छूट थी। बैंक खाते खोलकर यहाँ वो पैसा रख सकते थे और ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते थे। तो ये व्यवस्था वैसे लोगों को बहुत आकर्षित करने लगी जो भारत में आना चाहते थे, लेकिन भारत के नागरिक न होने के कारण पहले उनके लिए कई बंदिशें थी। तो उनका आवागमन आसान हो, उनके लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ आसान हो, उसके लिए ही ये प्रावधान लाए गए। इसके लिए योग्यता क्या थी आपके लिए कि माता पिता दादा दादी 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक थे, तो आप इसके लिए सुपात्र थे। यही नहीं, जो भी ओसीआई धारक थे उनको
वित्तीय और शैक्षणिक मामलों में एनआरआईज के ही समान अधिकार प्राप्त होते थे। ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सरकारी नौकरी में वो नहीं भाग ले सकते हैं और न ही यहाँ मतदान कर सकते हैं। और सब चीजें तो लगभग भारतीय जैसी उनको प्राप्त हो ही गई है। सार्वजनिक और संवैधानिक पद नहीं ले सकते हैं और मतदान नहीं कर सकते हैं। तो अब आपके लिए एक और शब्द आ गया कि ये एनआरआई के समान के अधिकार का मतलब क्या हुआ। तो एनआरआई कौन है? ये भारत के नागरिक होते हैं। सबसे पहले ये गैर भारतीय नहीं है। जो ओवरसीज नागरिकता वाले लोग हैं उनमें और इनमें सबसे पहला अंतर है कि ओवरसीज नागरिकता वाले लोग किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ हमारे देश का नागरिक ही केवल हमारा नागरिक होगा। दूसरे देश की नागरिकता लेने से उनकी नागरिकता खत्म और उनके अधिकार भी खत्म। लेकिन भारतीय मूल के जो भी व्यक्ति हैं उन लोगों को भारत में बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। कब से? 2005 से। अब ये है कि ये भारत के ऐसे नागरिक जो भारतीय तो हैं लेकिन बाहर लंबे समय तक रहते हैं, भारतीय होते हुए भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, किंतु अपने कार्यों, निजी या व्यापारिक जैसा भी काम हो, लंबे समय या अनिश्चित समय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। वैसे लोगों को हम लोग एनआरआईज कहते हैं। क्लियर है? तो दो तरह की चीजें हम लोगों ने देखी। पहली समुद्र पारीय नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा जो एनआरआईज है, अनिवासी भारतीय। भारतीय है लेकिन अनिवासी है, भारत में निवास नहीं करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये बहुत ही चर्चित रहा, बहुत विवादित रहा और आज के डेट तक ये विवादों में ही रहता है। इसका काफी विरोध भी हुआ शुरू से लेकर अभी तक, क्योंकि इसका मूल कारण ये है कि ये जो आप अभी देखेंगे हम लोग इसके प्रावधान, उसमें आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि इसको धार्मिक आधार पर लाया गया है। क्योंकि कई ऐसे हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं जहां पर जो गैर कहा जाए कि भारतीय तो नहीं है, वहीं उसी देश के हैं, लेकिन धार्मिक आधार पर वो वहां के धर्म के अनुरूप वो धर्म नहीं अपना रहे हैं। इसलिए खासकर इस्लाम वाली कंट्रीज जो है वहां उनके साथ काफी दुर्व्यवहार हो रहा है। बांग्लादेश में हम लोग देख ही रहे हैं, ये छिपी हुई बात नहीं है। पाकिस्तान में आप देख रही हैं कि हिंदुओं के साथ काफी भेदभाव, सिखों के साथ काफी भेदभाव, बौद्धों के साथ बहुत भेदभाव, या जो जैन है उनके साथ भेदभाव काफी होता है और उनको काफी प्रताड़ित किया जाता है। तो वैसे लोग कहाँ जाएंगे? वैसी कंडीशन में उनको भारत में आने पर एक शेल्टर दिया जा सके, उसके लिए ये संशोधन अधिनियम जो था वो लाया गया। कब लाया गया है? 2019 में। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 धार्मिक समुदायों को, कौन कौन से हैं इनको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। पहला है हिंदू, दूसरा है सिख, तीसरा है बौद्ध, चौथा है जैन, पांचवा पारसी और छठा ईसाई। कौन कौन से हैं? हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है और ईसाई है। तो 6 ऐसे समुदाय जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में रह रहे हो और उन्हें धार्मिक आधार पर जब प्रताड़ित किया गया तो वो भागकर हमारे देश में आए। तो वैसी स्थिति में उनके लिए यहाँ भी रहने की व्यवस्था हो, उन्हें तकलीफ ना हो, इसलिए ये हमारा जो संशोधन विधेयक है वो लाया गया था। ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता देने की ये अधिनियम बात करता है। 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में प्रवेश कर चुके, इस डेट को भी याद रखना है,
31 दिसंबर 2014 में भारत में प्रवेश कर चुके, ये उन लोगों पे लागू होता है जो अपने अपने देशों, इन 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भागकर हमारे यहाँ आए, जो कि धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए थे। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये लागू नहीं होगा। यह अधिनियम उन क्षेत्रों पे लागू नहीं होगा जो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र, वहां ये अपवाद है। तो ये याद रखेंगे। तो हम लोगों ने आज नागरिकता से संबंधित 3 चीजों को देख लिया। पहला, समुद्र पारीय नागरिकता। दूसरा, अनिवासी भारतीय जो है उनके विषय में जाना कि वो कौन है। ऐसे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये लोग कौन है, क्योंकि एक सा ही सुनने में सब कुछ लगता है, लेकिन छोटा छोटा सा अंतर है। और ये हम लोग देख रहे हैं हमारा 2019 का संशोधन विधेयक, जो 1955 के मूल संवैधानिक जो हमारे नागरिकता अधिनियम था, उसका एक संशोधित स्वरूप है, जिसमें 3 राष्ट्रों में वैसे लोग जो कि इस्लाम नहीं मानने वाले थे और उनको इस आधार पर जब प्रताड़ित किया गया, अपने देश जब वो आए तो उनको यहाँ पर शेल्टर दिया जा सके, इस उद्देश्य से लाया गया था। तो ये करंट में बहुत सारी चीजें ऐसी चली हैं जिनके विषय में जानकारी जरूरी है। और इससे आप प्रश्न भी देखेंगे, टेस्ट में हम लोग जब प्रश्न डील करेंगे तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, और आप खुद देखेंगे कि PYQ ही हम लोग चूंकि कर रहे हैं, आए हुए प्रश्नों को देख रहे हैं, तो उनमें इनकी कितनी बहुलता दिखेगी। UPSC, SSC, राज्य स्तर के PCS जो है, उनमें इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो मूल अधिकारों से हम लोग पहले संबंधित जो प्रावधान है वो शुरू करेंगे, जिसको अलग अलग खंडों में हम लोग देखेंगे, और उसी बीच इस सेक्टर का एक टेस्ट भी हो जाएगा। धन्यवाद। आप लोगों से फिर से हम ये कहना चाहेंगे कि बस कुछ ही दिनों में हम लोगों की ज्योग्राफी की क्लासेस जो है वो शुरू होंगी। आशा है अब तक की क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे के जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप हमारे द्वारा किए गए प्रयासों का पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।